नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक कदम उठाया गया, रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव जो हैं उनके नतीजे को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद भी लेकिन खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई जारी है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई खिलाड़ियों के सम्मान की, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ या एक और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो बृजभूषण शरण सिंह को ये बोलने पर मजबूर करें कि जो आदमी कुछ दिन पहले कह रहा था मेरा दबदबा है और रहेगा, वो अब आकर के ये कह रहा है कि मैंने तो संन्यास ले लिया। संन्यास क्यों ले लिया और क्या उसकी वजह ये है? मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ रेड माइक के कई कार्यक्रम में आप रहे हैं। हेमंत जी, दिल्ली में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो, और मैं नहीं समझ सकता कि आपसे बेहतर कोई उसे बता सकता है, क्योंकि इस एरिया को जितने अच्छे से आप समझते हैं, स्टडी किए हैं, उतना और किसी ने नहीं किया है। तो ये जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये एक बहुत पावरफुल वोट बैंक भी है। ये अगर आप फर्ज कीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दिल्ली है। तो ये वाला एरिया जो है ये आपका हरियाणा, मेरी ड्राइंग जो है वो उसको माफ़ कीजिएगा, मैं एक गुलदस्ता बना रहा हूँ बहुत सुंदर सा। ये हो गया हरियाणा, ठीक। आपका ये हो गया बहुत ही पावरफुल पार्ट वेस्ट यूपी, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं RJ। इस पूरे इलाके में जाटों का जो वर्चस्व है, दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, अगर ये एक्शन ना लिया गया होता तो आपको लगता है 2024 में यहाँ के जो जाट थे वो नाराज हो जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होना शुरू हो गया था कि ये सिर्फ खिलाड़ियों की ही उनके साथ ही उनका इंसल्ट नहीं है, ये जाट समुदाय के खिलाफ भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपकी क्या राय है? संकेत जी, देखिए, इसमें जो आपने जो मैप बनाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपके दर्शकों के लिए एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बता दूं। ठीक है। इस देश के अंदर जो कुल जाट हैं वो 11 करोड़ है। हाँ। और उसमें से कुल जाट जो है जाट्स वो 11 करोड़ है पूरे देश में। और जो पूरी आबादी 11 CR। और अगर पूरे देश की आबादी को आप देखेंगे उस प्रोपोर्शन में तो दे कम आउट टू बी 8.5%। मतलब टोटल जाट जो हैं पूरे देश में 11 करोड़ हैं, पैन इंडिया 8.5% बनते हैं टोटल देश की आबादी के। जो पिछली हमारी सेंसस हुई थी उसके हिसाब से। ठीक है। अब आपने जो सवाल पूछा वो सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न यूपी के लिए और यूपी के लिए। और अगर आप इसको और ज्यादा खोल देंगे, जाट्स पे हम आएंगे, उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि महिला, यूथ और पहलवान, स्पोर्ट्स, और वो भी इंटरनेशनल चैंपियंस। करेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कम्युनिटी इज वन पार्ट, बट दोज 3 सेगमेंट्स, महिला, youth और स्पोर्ट्स चैंपियन, which are very few. Correct. Now if we come to numbers, वेस्टर्न यूपी की बात किया आपने, अगर यूपी की आप बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ के आसपास आबादी है। और अगर जाट्स की बात करेंगे आबादी में तो केवल 2% है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। So 2% पॉपुलेशन जो है ओनली इन यूपी, लेकिन वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टॉकिंग ऑफ कंप्लीट यूपी, टोटल यूपी, ठीक है। और जब आप वेस्टर्न यूपी की बात आएगी तो 28 सीटें वहां पर वेस्टर्न यूपी के अंदर जो जाट्स की संख्या है दैट इज 27 to 28%। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 से 28%, करीब 27% आबादी जाटों की है। और 25 सीटें ऐसी हैं जिसपे ये सिंगल लार्जेस्ट है। 25 सीट, वेरी इंपॉर्टेंट, असेंबली सीट्स आई एम टॉकिंग ऑफ। और 58 सीट्स ऐसी हैं जिसपे ये फॉर्मिडेबल है, ये हार और जीत तय कर देते हैं जिस भी साइड में जाएंगे, माहौल बढ़ाएंगे या माहौल खराब करेंगे। तो वेस्टर्न यूपी का जो कुछ ये हुआ है, समझ गया, जो ये प्रधानमंत्री जी का देखिए 9.25 साल का कार्यकाल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। केवल 2 अवसर ऐसे आए हैं जो प्रधानमंत्री झुके हैं, किसान आंदोलन और अब किसान के बेटों का आंदोलन। ये पहलवान सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो वो जो बैक फायर हो रहा था, साक्षी मलिक के जो आंसू गिरे, सरकार ने कुछ नहीं किया, ट्रोल किया जो IT सेल थी। अगले दिन बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री के घर पे वो रख दिया, आपने पद्मश्री रख दिया। पुलिस वाले दिखे आपको बड़े हम्बली और वो कुछ नहीं किया। तीसरे दिन गूंगा पहलवान ने सुबह किया कि मैं वापस कर दूंगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के भूपेंद्र हुड्डा के घर पहुंच गए, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया कि भाई कोई बात नहीं, रीजनल लीडर है, कोई खास बात नहीं। शाम को दीपेंद्र हुड्डा
प्रियंका गांधी को लेके उनके घर पहुंच गए। दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट कि यहां से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका ने बाहर निकलते ये कहा कि हम इनके साथ हैं, हर तरीके से मदद करेंगे जब भी समय आएगा। वहां से सरकार को लगा कि यार ये तीनों सेगमेंट इन वन गो हमारे तो खिलाफ हो ही चुके हैं, कहीं ये उधर ना चले जाए। और अगले दिन सुबह आपने जो देखा 9 बजे वो सस्पेंशन की चिट्ठी आ गई। सस्पेंड किया है, उसको एबॉलिश नहीं किया। एक बात, अब आप जाट्स पे वापस आइए। हरियाणा के अंदर जो आबादी है जाटों की वो 22 से 23% है। और 40 सीटों पर असेंबली सीट्स की हम बात करेंगे, जी 40 पर जाट इफेक्टिव है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में आबादी उतनी नहीं है, 15 से 16% है, लेकिन जो सीट है वो 20 को इन्फ्लुएंस करते हैं। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो केवल 11% जाट है और 40 सीटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ असेंबली सीट्स। करेक्ट। अब इसमें आप असेंबली को भूल जाइए, पार्लियामेंट की जब आप बात करते हैं तो मोदी जी के सबसे बड़े स्टेक्स असेंबली से कहीं कोई मतलब नहीं, इनमें से ज्यादातर जीते हुए क्लीन स्वीप कर रखा है। जब असेंबली की बात आएगी, लोकसभा की बात आएगी, तो सबसे बड़ा स्टेक उनका वो है। और इन स्टेट्स के अंदर वो एक भी सीट खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको तत्काल ये सारी चीज करनी पड़ी पहलवानों पे। और सरकार एकदम डैमेज कंट्रोल नहीं, फायर फाइटिंग में दिखी आपको, और तुरंत उसको सस्पेंड किया गया। और पहली बार अगर आपने 13 महीने में देखा हो, जब से पहलवान आए थे शुरू में, प्रधानमंत्री जी से मिले थे और थे, कि पहली बार किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में सरकार के मुंह से ब्रिजमोहन का नाम आया। ब्रिजभूषण सिंह का, एक्स प्रेसिडेंट। अगर आपको जो मैंने भेजा था चिट्ठी, उसमें 4 बार उसका रेफरेंस है, एक्स प्रेसिडेंट लिखा है। एक्स प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स दे हैव नॉट नेम्ड हिम, लेकिन दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ कि वो ब्रिजभूषण का कार्ड। और उसको कैसे उन्होंने संन्यास लिया नहीं है, संन्यास किस चीज, वो पहलवान थोड़ी थे, उनकी 3 टर्म खत्म हो चुकी थी, चौथी बार वो बन भी नहीं सकते। वो क्यों हटे उसको समझना पड़ेगा। उसको जेपी नड्डा ने बुलाया कि भाई साहब बहुत हो गया है, फॉर द टाइम बिंग आप थोड़े से रिसेसिव होइए और हमें अपना चलने दीजिए। क्योंकि जो मोदी साहब हैं वो इस किसी भी स्टेट के अंदर एक भी सीट, उसमें कारण समझिए, वेस्टर्न यूपी उनका क्लीन स्वीप है, हरियाणा 10 की 10 है, राजस्थान 25 की 25 है, दिल्ली में 7 एक बार इसमें कितनी लोकसभा सीट्स होती हैं उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। हरियाणा में 10 आउट ऑफ 10 है, हरियाणा में 10 आउट ऑफ 10, अभी 10 आउट ऑफ 10 है, तो 10 सीटें जीतनी है। यहाँ से ये जो है राजस्थान में लोकसभा में 25 है, 25 सीटें, 25 की 25 उनके पास, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप यूपी का सर्च करेंगे तो यूपी में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है। हाँ, ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है। वेस्टर्न यूपी को और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें वेस्टर्न यूपी में कितनी सीट होंगी, अगर अलग टोटल 80 में से मुझे लगता है 40 के आसपास, 32-33 के आसपास मोटे तौर पे आप मानेंगे, जिसको आप एक्सटेंडेड वेस्टर्न यूपी 33 एलएस सीट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में 7 है। दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे बीजेपी है। अब मुझे बताइए जो आज का सर्कमस्टांसेस है उसमें नहीं, तो यहाँ इसमें भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं, ये तो 2019 में हुआ था। और उसके बाद आप देखिए जब यूपी के चुनाव से पहले 13 महीने तक सारे किसान सड़कों पे बैठे थे, उनमें कौन थे, या तो जट सिख थे या जाट थे। सही बात है। जैसे ही अच्छा किसानों की कोई भी मांग, कमेटी बनी थी, आज तक कोई मांग पूरी हुई है क्या? उस कमेटी कोई मीटिंग हुई है क्या? सही बात है। लेकिन उसके बाद बाकी चीजें मोदी जी के पास है। उनको अगर गुड ह्यूमर में रखोगे, उसके बाद उनको फिर मोदी जी उनको सारों को हिंदू बना लेते हैं। अब चूंकि मंदिर आ रहा है, तो ये जो नाराजगी थी इमीडिएट, इसको दूर कर दिया उन्होंने कि भाई फेस सेविंग कर ली। अब क्या होगा, जो होगा कि अब चूंकि मंदिर आ रहा है और पूरे देश में उत्सवनुमा माहौल बनाया जाएगा, तो ये जितने भी नाराज थे ये सारे हिंदू हो जाएंगे। और मोदी जी का ये टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है, और इसके परिणाम सारे यूपी में देखे। टेनी के बेटे ने कथित तौर पे गाड़ी चला दी थी किसानों के ऊपर, और क्या हुआ था कि हटाइए, करिए और करिए, सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो टेनी की जो असेंबली सीट है, जो पार्लियामेंट सीट है, उसमें पहले से ज्यादा सीटें आई बीजेपी। दे क्लीन स्वेप्ट फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि दे ऑल बिकम हिंदू एंड दैट्स इट। तो आपको लगता है कि वही चीज जो है यहाँ पर ये जो चीज मुमकिन है, जो ये अब किया गया है कि जाटों को पेसिफाई करने के लिए, यूथ को पेसिफाई करने के लिए, महिलाएं कहीं प्रियंका गांधी के उसमें आकर के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। वो इधर उधर जाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई और नेता होता, अगर कोई और नेता होता, मान लीजिए ये जो अत्री जी जो बात बोल रहे हैं, मैंने जल्दी से एक यहाँ नंबर क्रंचिंग की। अगर आप 33 + 25 + 10 और +7 मिलाते हैं तो ये करीब करीब 75 लोकसभा सीट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं जाटों का जो वर्चस्व है और इन्फ्लुएंस है वो बहुत हाई है।
और अगर आप लोकसभा में बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। संकेत जी आंकड़ा नहीं है, हाँ। इसको आप देखिए 98% स्ट्राइक रेट मोदी जी का है इसमें। ये जो 75 आप कह रहे हैं, हाँ। इनमें से तो यहाँ 72 से पर 73 सीटें उनकी हैं। बीजेपी स्ट्राइक रेट जो है 98% से ऊपर है। 1 या 2 सीट जो वेस्टर्न यूपी की जो इधर उधर हुई थी, हाँ। उसको छोड़ दीजिए आप, और अगर एग्जैक्ट वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो शायद वो भी नहीं कितना होगा। बताया स्ट्राइक रेट आपने? 98%। 98% का बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 में। ये जाट डोमिनेटेड बेल्ट की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ये 2023 में ये 98% से अगर डिगा हिला, कुछ भी हुआ, तो प्रॉब्लम होगी, तो डैमेजिंग हो जाएगा ना मोदी जी के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सारे एरियाज के अंदर जाट्स हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट डिसाइसिव फैक्टर ना हो, लेकिन बहुत वोकल कम्युनिटी है और वो बहुत ऊंचा बोलते हैं। हाँ, ओपिनियन बिल्डर्स है हाँ। कि वो जैसे ही संकेत जी चुनाव लड़े, संकेत तो जीतेंगे नहीं, हाँ। वो आप आए भी नहीं, कुछ सुना भी उन्होंने नहीं, इन्फ्लुएंस कर दिया बाकियों उन्होंने को। पूरे जितने भी लोग सुन रहे, क्योंकि बाकी आमतौर पे आपने देखा होगा वोटर बोलता नहीं है, नाउ इट इज दे हैव बिकम साइलेंट, इसलिए सारे आपके पोल्स और सब गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो है, ये खुल के छाती ठोक के कहते हैं कि इस बार तो वो आएगा और वो आएगा और वो आएगा। तो जो ओपिनियन बिल्डिंग की बात है, प्लस जो महिलाओं का जो रोल आपने मध्य प्रदेश में देखा इस बार, सिंगल हैंडेडली महिलाओं ने बीजेपी को सौंप दिया। और साक्षी मलिक कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसने अपने जूते रखे विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड क्राइम, तो ये लगा कि यार कहीं ये सिंपथी जो है कहीं ये बैकफायर ना कर जाए। तो अभी उन्होंने केवल सूदिंग किया है, बाकी काम तो अभी जो मंदिर वाला और जो हिंदुत्व वाला है वो तो प्रक्रिया में, वो आएगा, वो अभी आना है। वो सारा उत्सवनुमा माहौल चलेगा। 30 तारीख को मोदी जी रोड शो करेंगे, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश में पीले चावल बांटे जाएंगे, इन्विटेशंस दिए जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो सारा चलेगा मेन स्ट्रीम का दोबारा लड़ने के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी रूप में एक जाट के नाम पर 3 सेगमेंट्स को स्पेसिफाई किया है, महिलाएं, यूथ और स्पोर्ट्समैन, एंड दैट टू चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसके पीछे की आपको साइकी समझनी पड़ेगी। अगर प्रियंका गांधी नहीं गई होती। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो पैसिफाई करने की आप बात कर रहे हैं 3 सेगमेंट्स को, एक हो गई महिला, एक हो गई यूथ और एक है स्पोर्ट्स पर्सन, और इस सब के बीच में है जाट समुदाय। इसके लिए यहाँ वेस्टर्न यूपी, अब तो बोर्ड खत्म हो गया, यहाँ पर जो ईस्टर्न यूपी है, ईस्ट यूपी, यहाँ के बृजभूषण शरण सिंह, जिनका एकदम दबदबा या वर्चस्व हमेशा बना हुआ था, उनको फोन करके डांटना और उनको ये बोलना कि अब आप संन्यास की बात कीजिए, दबदबे की नहीं, ये बहुत छोटा प्राइस है पे करने के लिए। अगर आपका ये है लक्ष्य, तो उसके लिए एक बृजभूषण शरण सिंह शायद बीजेपी के लिए उतना मायने नहीं रखते हैं जितना। नहीं संकेत जी, 2 चीज समझनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर वोट है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, देयर इज नो डाउट, करेक्ट। लेकिन वो संख्या में बेशक उतने ना हो, लेकिन उनकी दबंगई जाटों से कम नहीं है, ईस्टर्न यूपी में खास तौर पे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बृजभूषण सिंह है वो अकेले ठाकुर नहीं है, उनसे बड़े ठाकुर आजकल योगी आदित्यनाथ है। तो बृजभूषण को तो अगर हल्का सा आपको डाउन भी कर दोगे तो दूसरा ठाकुर आपके पास अवेलेबल है, और वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब आप बृजभूषण की दबंगई को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उस रूप में। और ठाकुर वोटों में जो हल्की फुल्की जो आपको लगता है छोटी मोटी होगी, तो दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड और दैट विल बी कंपनसेटेड बाय योगी आदित्यनाथ। उसके पीछे पूरा खेल ये। और बृजभूषण कहीं पर्दे के पीछे नहीं चले गए हैं, कुछ समय के लिए उनको हल्का सा। तो आपको लगता है कि ये जो जितना सस्पेंशन और ये सारी चीजें हैं, वो ये है कि ये 24 की गणित ना बिगड़े जी, और उसके बाद फिर जो भी होगा वो फैसला देखा जाए। इन एनी केस ये मामला जो है इनके खिलाफ ही अदालत में जी, इलेक्शन होने ही है रेसलिंग फेडरेशन के, क्योंकि वो तो मैंडेट है, होना ही चाहिए। इलेक्शन तो हो गए। संकेत जी आप नहीं, मेरा कहना है अभी सस्पेंशन में रखा है। आप कंफ्यूज मत कीजिए। अभी सस्पेंशन हुआ है, सस्पेंशन कैन बी रिवोक्ड एनी मोमेंट ऑफ टाइम। चुनाव को स्थगित नहीं किया है, तो यही तो मैं कह रहा हूं। तो आपको लगता है कि वो एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज फॉर द टाइम बिंग थी, 24 से पहले कहीं गणित ना बिगड़ जाए। बस लोकसभा चुनाव तक ना बिगड़ जाए, उसका परिणाम देख करके, पूरा माहौल देख करके, उत्तर प्रदेश चुनाव की स्थितियां देख कर, विधानसभा भी आएगा अल्टीमेटली, उसको देख करके अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, जो किसानों के साथ भी तो हुआ था ना, कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, मांगे सैद्धांतिक तौर पे मान ली, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। तो इस सस्पेंशन को आपने कर दिया फॉर द टाइम, आगे क्या होगा? कल को आप इसको रिवोक कर दोगे, एक चिट्ठी तो निकालनी है, या आप इसके पूरे उसको खत्म करके, चुनाव को कैंसिल करके नए सिरे से चुनाव करा सकते हैं कि नहीं। तो एज ऑफ नाउ इट इज मोर ऑफ ए पोस्चरिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोकसभा इलेक्शंस एंड पोलिंग।
बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हेमंत अत्री जी हमेशा हमेशा की तरह आप देखिए बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ उन्होंने कैसे पूरी गणित समझाई है कि कैसे ये जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं और रेसलर्स हैं, इनका जो गुस्सा था, इनका जो आंदोलन था, उसको कैसे उसका राजनीतिक नुकसान ना हो जाए उसके लिए, और वो वर्चस्व कहाँ कहाँ है और कितना नुकसान कर सकता है और क्या स्टेक पर क्या है, उस चीज़ को समझते हुए जो मिनिमम पॉसिबल एक्शन हो सकता है वो ले करके 2024 की गणित को बराबर मेंटेन करके रखना, ये एक प्रक्रिया यहाँ पर इस मैप के माध्यम से, ये जो हमने एक फूल नुमा यहाँ पर चार्ट बनाया है, उसमें हेमंत अत्री जी ने समझाया है। इसको अगर 4 शब्दों में आप जोड़ेंगे, हाँ, मिनिमम इनपुट, हाँ, मैक्सिमम आउटपुट, हाँ, ये मोदी जी का टिपिकल स्टाइल है। हाँ, कि कुछ बिगड़ा भी नहीं है, हाँ, और पेसिफाई भी कंप्लीटली हो गया। भाई तुमने जो कहा था हमने तो कर दिया। हाँ। ना ब्रिजभूषण सिंह को इन्होंने कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। क्या किया ब्रिजभूषण को? वो तो अध्यक्ष तो थे ही नहीं ना, उनका एक चेला था। चेले को फॉर द टाइम उसको भी घर बिठा दिया। चेला बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। ब्रिजभूषण को शांत कर दिया। किसने किया? आप देखिए, वसुंधरा तो मुख्यमंत्री थी, उसको तो दिल्ली ने आज तक नहीं बुलाया कि भाई आपका ये कर दिया। इनको बुला लिया, इनको बुलाया। वो भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है। मतलब समझिए, दिस इज यूटिलिटी बेस्ड। और मोदी जी इस काम के चैंपियन है। उन्होंने ये फिर दिखाया कि वो विपक्ष पर भारी क्यों है और वो सब पर भारी क्यों है। ये इस एक क्योंकि इससे पहले की डैमेज होता जी, वो हरकत में आ गए। अब देखना ये है कि क्या ये गणित 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आएगा, या फिर आंदोलन या फिर बातचीत इस तरीके से हावी होगी इस समुदाय में या इस क्षेत्र में कि उसका असर उल्टा ही पड़ जाएगा। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग फॉर्च्यून टेलर्स नहीं हैं अत्री जी, तो हम इंतजार करके देखेंगे कि 24 में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए हेमंत अत्री जी, हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो इस प्रस्तुति में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।